इसमें क्या है कि इसका जो निरूपण है वो होता है y बराबर y बराबर एफ एक्स। इसका अर्थ बताता हूँ मैं, इसको भाषा में बताता हूँ, ठीक है। इसका जो अर्थ है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, अब बताते हैं कि इसमें जो ये फंक्शन के लिए जो y का मान है वो x के जैसे x या x के जैसे किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है। हाँ, तब इसको ऐसे निरूपित करते हैं और उसको ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तब अपन करेंगे अवकलन और समाकलन। और जो तुम्हारे सिलेबस में उदाहरण के तौर पर 3 टाइप के ऐसे जो रूप हैं वो हैं, मैं तुमको लाइन से एक एक करके बताता हूँ, तुम देखो, ठीक है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया फर्स्ट रूप। सेकंड रूप हो गया y बराबर किसी त्रिकोणमितीय फलन का रूप आ जाए। त्रिकोणमितीय फंक्शन मतलब जो पहले तो कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया आगे, जैसे मैंने वहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं माना था, इसलिए तुम यहाँ पे एक मान सकते हो, या फिर तुम इसको एक ना लिख के भी लिख सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरा जो, अब ये तो सिर्फ उदाहरण है कि तुम किस तरीके से एक समीकरण को जिसको तुम सॉल्व करने वाले हो अवकलन या समाकलन से, उसको किस तरीके से निरूपित करोगे, उसका सिर्फ ये क्या है, समीकरण है। और समीकरण को जो 3 समीकरण हैं नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो उसके उदाहरण हैं, जो यानी कि इस तरीके की 3 समीकरणें होती हैं जो तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड हैं और उनसे तुम्हारे अलग अलग प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अवकलन वाले समीकरण। ये तुम्हारे ये है, जैसे मैंने ज़्यादातर क्या है कि साइन कंफर्टेबल होता है इसलिए साइन ले लेते हैं, साइन एक्स ले लिया। फिर तीसरी जो है तुम्हारे, ये सिर्फ उदाहरण है, ठीक है, इससे फिर क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ऐसे, ये भी क्वेश्चन है एक तरीके से, और भी क्वेश्चन होंगे। अभी सिर्फ लिखो तुम, ठीक है। ऐसे कोई लॉगरिथम की कोई समीकरण होगी लॉग एक्स वाली, इसके साथ थोड़ा जोड़ देते तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा, ठीक है। अब इसमें जो ये मैंने ये लिखा है क्या, ये जो समीकरण है इसके द्वारा हम हमेशा y के विभिन्न मानों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये क्या होगा, तुम्हारा इनपुट, यहाँ पे तुम किसी मान को रखोगे तो ये क्या होता है, वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में किसी भी मान रखने पर तुम जो जो y के मान प्राप्त करोगे वो तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट। और ये क्या है तुम्हारे लिए, इनपुट, ठीक है। अब मैंने बोला क्या क्या मान प्राप्त करोगे, जैसे तुमने ये वाली समीकरण उपयोग में ली, ठीक है, जहाँ पे तुमने k को बराबर 1 माना, तो तब तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो y का मान 1 आएगा। यानी कि तुमने इनपुट क्या रखा, एक्स स्क्वायर इनपुट है, ठीक है। अब तुम्हें x का मान क्या रखा है यहाँ पे 1, तो तुम्हारे इनपुट का मान कितना आया एक्स स्क्वायर के हिसाब से 1, और 1 आया तो आउटपुट तुम्हारे कितना आया आंसर में, उसके बाद वाले वंस के साथ गुणा होने के बाद 1 आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x का मान 2 रखूँ, x का मान 2 रखूँ तो उसके हिसाब से जब तुम्हारे x का स्क्वायर होगा तो वो इनपुट कितना बन जाएगा, 4। और 4 इनपुट जब 1 से गुणा होगा, किसी कांस्टेंट 1 से गुणा होगा, तो तुम्हारा आउटपुट क्या बनेगा, y बराबर 4, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे ये सॉल्व हो गया। ये तुमको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा, ये समीकरण को क्यों लिखा, ये क्या है, इसके उदाहरण कितने तरीके के हैं, ये तुमको अभी तक समझ में आ गया है। और एक एग्जांपल भी दे दिया क्या है, कैसे समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। अब इन समीकरणों को अपन समाकलन और अवकलन से बहुत सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से। अब ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, इसका समीकरण का इंट्रोडक्शन हो गया अभी तक। अब अवकलन और समाकलन का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले तुम अवकलन पढ़ोगे, इसको भी एक टॉपिक की तरह नोट कर लो। एक जो ये पहले पहले जो मैंने लिखा उसको पहले लिखना, उसके बाद बहुत अच्छी बात है अगर तुम मेरे बोलने के साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर समझते रहना। पहले लिखा, उसके बाद आउटपुट और इनपुट वाली लाइन बाद में लिखना, इसको इधर 4th नंबर पे। और उसके बाद जो मैंने बोला था उदाहरण, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, मान रखकर जो आंसर ला के दिखाए थे तुमको कि x बराबर 1 रखा 2 रखा, वो वाला भी तुम उदाहरण के तौर पर ऐसे उदाहरण करके समीकरण का हल करके लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ समझोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। अवकलन तो 2 चीज़ों में काम आता है,
पहले तो अवकलन जो चीज़ है वो तुम्हारे पूरी वनडी में पूरे चैप्टर में काम आएगा, तो उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो उसमें अवकलन जो है परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक है, मतलब किसी फलन की जो परिवर्तन की दर है वो कैसे बताता है। जैसे मैंने dx/dt लिख दिया, तो x में परिवर्तन की दर को बताएगा। ये जब तुम्हारे वेग आएगा ना, जब तुम पढ़ोगे, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं, जैसे अभी तो तुम नहीं पढ़ रहे, बाकी जब तुम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो तब उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो त्रुटियों में किस प्रकार से हम छोटी छोटी त्रुटियों को ज्ञात करते हैं, तब हम किस प्रकार से वो 10% वाले फॉर्मूले लगाते हैं, और उसमें फिर ये वाली चीज़ें काम में आती हैं, और क्या क्या होता है वो भी तुमको समझ में आएगा आगे। ठीक है, उसके हिसाब से पहले तो मैं तो बोलता हूँ तुम वनडी के हिसाब से याद रखो कि तुम इसको क्या क्या याद करने में ये उपयोग में लेते हो। सबसे पहले तो परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, ठीक है। परिवर्तन दूरी का हो सकता है, वेग का हो सकता है, दोनों का हो सकता है, ठीक है। तब तुम वेग का परिवर्तन लोगे तो तुम्हारे त्वरण आएगा, दूरी का परिवर्तन लोगे तो तुम्हारे वेग आएगा, उसके हिसाब से दोनों का परिवर्तन। या फिर तुम इसको y बराबर एफ एक्स को उसके अवकलज के रूप में भी तुम निरूपित कर सकते हो, डेल वाई बाय डेल एक्स। ये क्या है, अवकलज। अवकलज भी अब अपने इतनी वो गहराई में नहीं जाना है, इसमें भी प्रथम अवकलज भी होता है, द्वितीय अवकलज भी होता है, और ये जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसके हिसाब से जितना तुम्हारे भेजे में होना चाहिए उतना ही घुसवाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है हमको बस, ठीक है। इसको अवकलज कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, अवकलज। वास्तविकता में ये चीज़ काम कहाँ आती है, तो ये तुम्हारा एक तरीके का फॉर्मूला है, जो जो मतलब बेसिक फार्मूला हो गया अवकलन का, कि तुम अवकलन करोगे कैसे। एक्स के सापेक्ष एक्स के किसी वेरिएबल का जो जो एक्स के किसी वेरिएबल का जो वाई का मान बनेगा, उसका जब तुम अवकलन निकालोगे जो आंसर आएगा वाई का, ठीक है। यानी कि उस समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होगा ना, y बराबर एफ एक्स की समीकरण बनी हुई देगा वो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका जो है, जब बोलेगा कि अवकलन से सॉल्व करो, तो तुम ये वाले तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसका बेसिक फार्मूला ये रहेगा तुम्हारा। और उसके हिसाब से हम उसके मुख्य बिंदु भी पढ़ेंगे उससे पहले। और इसमें अगर जब बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे वास्तव में ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो चीज़ें हैं वो एक छोटे मामलों को ज्ञात करने के लिए उपयोग में की जाती है। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को त्रुटि में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसमें 10% त्रुटि है, किसमें 50% त्रुटि होती है, तब तुम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे, तुम उसमें डायरेक्ट करोगे यार 50% घाटा हो गया तो कैसे ज्ञात करना है, तो वो तुम्हें आसानी से वो पता चल जाएगा। लेकिन तुमको पता चला कि बहुत अति सूक्ष्म घाटा हो रहा है, जैसे कुछ अति सूक्ष्म कमी आ रही है, तो उसको ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों को सॉल्व करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये फालतू की बातें हैं। बाकी तुम्हारा जब वास्तव में तुम उस अध्याय को पढ़ोगे तब तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। अभी वास्तव में तुम्हें ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि अवकलज एक फॉर्मूला है जो अवकलन के तरीका है। अवकलन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसे अवकलज कह रहे हैं, और ये फार्मूला जो है y के फलन की किसी समीकरण को सॉल्व करके y के विभिन्न मानों को ज्ञात करवाने में सरलता देगा। ठीक है, अब धड़ाम से तुम फटाफट जितना तेजी से हो सके फटाफट मुख्य बिंदु लिखोगे, अवकलन के मुख्य बिंदु लिखोगे। ठीक है, अवकलन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु कौन सा है कि तुमने अवकलन करते समय, जैसे तुम डेल वी बाई डेल एक्स कर रहे हो, ये फार्मूले के द्वारा डेल वी बाई डेल एक्स कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, जब तुम्हें कोई कांस्टेंट मिल गया, y का मान बराबर 100 मिल गया, ऐसे ही कोई वेरिएबल मिल गया कांस्टेंट k मिल गया, ठीक है, तो कांस्टेंट मिलने पर तुम्हें क्या करना है, डी वाई बाई डी टी जो है कांस्टेंट का कितना होता है, 0। यानी कि कांस्टेंट में जो परिवर्तन की दर है, अभी तो मैंने परिवर्तन की दर लिखा है क्योंकि तुम्हारे 1D से
ये काम आना शुरू होता है। इससे मैं अभी उसी को ही बेसिक ले रहा हूँ, इसलिए मैंने परिवर्तन की दर लिखा है। बाकी तुम इसमें परिवर्तन की दर ना लिख करके इसको अवकलज के रूप में डेल वी बाई डेल एक्स करके, या फिर डेल वी बाई डेल जेड, जो तुम्हें पूछा जाए उसके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी अभी वो पढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के जब तुम कांस्टेंट का किसी भी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हमेशा उसका मान शून्य आएगा, क्योंकि अवकलन में सॉरी कांस्टेंट में कभी किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं होता है। और ये परिवर्तन परिवर्तन क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, कि ये सूक्ष्म प्रकार का परिवर्तन ही है। जब हम बड़ी चीज़ों के परिवर्तन को ज्ञात कर पाते हैं लेकिन छोटी चीज़ों का नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो उनके मैथमेटिकल जो समीकरणें बनती है y बराबर एक्स स्क्वायर, उस टाइप से कुछ बहुत सारी जटिल समीकरणें बनती हैं, तब हम उन समीकरणों को इस विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, परंतु जब कांस्टेंट राशि आ गई, एक फिक्स मान आ गया, तो उसमें तो कोई त्रुटि आएगी नहीं, तो उसकी त्रुटि क्या लिखोगे तुम? जीरो लिखोगे। ठीक है, जब ये तुम चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे तब तुमको अपने आप समझ में आएगा। पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तब तुमको क्या हो जाएगा? अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ ये मुख्य बिंदु एक तरीके से अपने दिमाग में याद रखने हैं। इसको अधिकतर टीचर रिमार्क पॉइंट के नाम से लिखवा देते हैं, रिमार्क बिंदु या फिर याद करने वाले बिंदु, इस तरीके से। एक दूसरा जो बिंदु है वो है, जैसे तुम्हारा जो y का मान है वो किसी वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। ये जो मुख्य बिंदु तो तुमको ऐसे घोल के पी लेने हैं, क्योंकि ये तुम भूलोगे तो फिर तुम किसी भी प्रकार का प्रश्न सॉल्व सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा साइन एक्स का जो अवकलन क्या होगा, तो तुम झटाक से बोलोगे सर कॉस एक्स। ठीक है भाई, कॉस एक्स प्लस का के माइनस का, तो प्लस का सर। इसी प्रकार के चौथा लिखोगे तुम सर कॉस एक्स का क्या होगा, तो फिर मैं बोलूँगा तुम बताओ। अच्छा सर उसका साइन एक्स हो रहा था, इसका सर सर साइन का कॉस एक्स हो रहा था, इसका साइन एक्स हो जाएगा। पर माइनस का कि प्लस का? सर उसका माइनस का प्लस का हो रहा था, इधर कुछ माइनस होना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको याद कैसे रखोगे? अब सर आप याद क्यों करवा रहे हो, इसको सॉल्व करो। तो इतनी हिस्ट्री पढ़ के कहाँ जाना है? तुमको टीचर बनना है क्या? टीचर नहीं बनाना, तो फिर तुमको सिर्फ मैं तरीका बताता हूँ, तुमको परमानेंट कैसे याद रहेगा वो मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे कि तुम कॉस का साइन में बदलोगे, तुम ये तो पक्का याद रहेगा कि इसको उसका उल्टा करना है, इसको इसका उल्टा करना है। ठीक है, लेकिन जब उल्टा करोगे, ठीक है, जैसे तुमने किसी का अवकलन किया और जिसके लास्ट में एन शब्द आएगा, जैसे साइन के लास्ट में एन शब्द आया सॉल्व करने के बाद, कॉस का सॉल्व करा और साइन आ गया और एन आया शब्द, तो ये एन शब्द आया, तो अब मैं यहाँ पे एन शब्द कहाँ पे उपयोग होता है? नेगेटिव के पॉजिटिव में? सर नेगेटिव में उपयोग होता है, तो उस एन का अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव में एस उपयोग होता है, तो एस क्या लिख देंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। इस प्रकार से कुछ निमोनिक बनाने होते हैं, हम भी बनाते थे, इसलिए तुमको याद करने के तरीके से याद रखना है। इसको ज़्यादा समय खराब करने के तरीके से अब सर क्यों होता है, क्या होता है, वो हिसाब से नहीं लेंगे। ठीक है, और पांचवा जो फॉर्मूला है वो है ई की घात एक्स का डिफरेंशिएशन। ये ई की घात एक्स ही रहता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, पर कहीं काम तो नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई दूसरा टीचर जैसे छुड़ा रहा है, तो तुम उसको इग्नोर करोगे और मेरे साथ पढ़ोगे। और जैसे मैं नहीं पढ़ाऊँ और वो टीचर पढ़ा दे, तो तुम मेरे को इग्नोर करोगे। इसके हिसाब से साला मेरे को भी पढ़ाना पड़ रहा है, और तुम दूसरे टीचरों से पढ़ते हो, उनको बेचारों को पढ़ाना पड़ता है। बाकी तुम्हारा ये यहाँ तक तो मेरे हिसाब से यहाँ से आगे कुछ काम ही नहीं आता। ठीक है, ये दो काम ही नहीं आते कभी। ये मैंने 6 लिखा है ना, उसमें से ये दो तो काम ही नहीं आते, बाकी ऊपर के 4 ही काम आते। अब झटाक से उदाहरण लिखवाऊंगा, इसको तुम पहले फ़ोटो खींच लो, या फिर इसको याद कर लो, या फिर लिख लो, कुछ भी करो। ठीक है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी करो। ठीक है, जो भी करना है वो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ।
थोड़ा ये बोर्ड नहीं है मेरे पास जिसके हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है ना, जैसा है वैसा एडजस्ट करो। चलो अब मैंने मुख्य बिंदु भी बता दिए, समीकरण भी बता दिए, समझा भी दिया। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ मैं। क्वेश्चन मैं दूंगा और तुम सॉल्व करोगे धड़ाम से। धड़ाम से सर, धड़ाम से बोलोगे, हमको तो हंसी आ रही है, धड़ाम धड़ाम कर रहे हो। पहले तुम 100 का अवकलन करो पहले, बाद में धड़ाम धड़ाम पे हंसना। इसका अवकलन करो, टी क्यूब का अवकलन करो, 10 टी इसकी घर 4 का अवकलन करो। सर आपके लिखे हुए हैं कि आपको याद आ रहे हैं? बेटा मेरे तो नोट्स में लिखे हुए हैं ये सब कुछ, इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ। सर बेटा मत बोलो, हम तो आपसे भी बड़े हैं। क्यों? मेरी क्लास में कुछ भी बोलो। सर आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो, तुम्हें पढ़ने से मतलब है कि फालतू बातों से मतलब है? फटाफट सिर्फ लिखते रहो, इसके आंसर लाओ, लिखो और एक साइड पे लिख लो फटाफट, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ही लिख लो, या फिर क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन तुम फोटो खींच लेना क्योंकि तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा, मैं तो लेके नहीं जा रहा कहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पहले इतना सॉल्व करो, फिर थोड़ा आर्ट देते हैं। हो गया? ठीक है, ये चौथा नहीं है, तीसरा ही है, चौथा ही है, ठीक है। 4 सॉल्व हो गए, थोड़ा आर्ट ले लो, आर्ट ले लेते हैं, फिर आर्ट देते हैं तुमको। साइन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, ये तो वैसा ही तो है सर। सॉल्व करो तो भी सॉल्व करो, अभी तक सॉल्व ही करो, 5 हो गए। छठा ये सॉल्व करो, अच्छा वाला है, 1/√t को सॉल्व करो। अब और अच्छा देते हैं थोड़ा। अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ऊपर लेवल के, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें क्या होगा, बेनिफिट तो कुछ नहीं होने वाला। बेनिफिट एक ही होगा, तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी तुम्हारे इस क्वेश्चंस पे। ये क्यूब है, ठीक है, भूलना मत। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्यूब, मतलब टी की घात 3 लिखा है यहाँ पे, टी की घात 3, और अपन रूट है साइन टी है, ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, मैं इनका आंसर बता रहा हूँ। इसका क्या होगा, अवकलन 0, इसका 3t स्क्वायर, इसका 40t क्यूब, इसका क्या होगा 2t, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एस पॉजिटिव में आता है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 2t प्लस कॉस टी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी के प्लस कॉस टी, सर प्लस कॉस टी, टी स्क्वायर का 2t, सर कॉस टी का क्या करें माइनस टी, माइनस साइन टी, ठीक है। 1/√t को कैसे सॉल्व करें, अंडर का मतलब क्या होता है घात 1/2, घात 1/2 लिख देना, इसकी घात 1/2 लिख दोगे तो फिर इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे, उस वाले फार्मूले से, x की घात n थी तो तुमने उसके लिए फार्मूला क्या बनाया था, n इंटू एक्स की घात n-1, और यहाँ पे घात कितनी है फिलहाल यहाँ पे -1/2, तो उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर लेते वक्त माइनस हो जाती है घात, ये सबको याद ही होता है। ये वाला सॉल्व होता है, हो ही रहा है तुमसे, और ये तो तुम्हें जहन में आ गया, तुम्हारे खून में है, और ये वाला इससे सॉल्व हो जाएगा, अभी मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से। लगभग सारे प्रश्न तुमसे सॉल्व हो गए हैं, हल हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे इसका, समाकलन। समाकलन पढ़ेंगे, अब समाकलन लगाओ। समाकलन इससे भी छोटा है, देखते हैं कितना समय लगता है। सबसे पहले तुम उसको सबको देख लो एक बार, सब सारे फॉर्मूले एक बार देख लो कि सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। समाकलन सबसे पहले उपयोग का होगा, समाकलन किसी ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम आएगा। सबसे पहले तो समाकलन हेडिंग लिख लो, समाकलन। उपयोग कहाँ है इसके, क्षेत्रफल याद करने में, किसका, ग्राफ का। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं इस पे। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अरे यार ये बोर्ड ही ऐसा है, क्या करें, ठीक है। ग्राफ का क्षेत्रफल याद करने में तुम इसका उपयोग करोगे, और भी y बराबर एफ एक्स फंक्शन वाली समीकरणों को सॉल्व करने में, समीकरण को हल करने में। इसमें 2 तरीके की जो हैं समीकरणें बनेंगी, जिसमें एक में लिमिट इंक्लूड होगी, दूसरे में लिमिट होगी भी नहीं,
उसके हिसाब से समीकरण को हल करने में दो उपयोग होंगे इसके। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु लिख लो फटाफट। मुख्य पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले साइन और कॉस वाले जो मुख्य पॉइंट हैं